आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे। NIOS क्लास 12 से हमने लिया था और चैप्टर नंबर 9 है ये, इतिहास से। और इसी चैप्टर को हम इससे पहले भी समझते हुए आ रहे हैं और समझने के क्रम में ही उसी के सीरियल में ही तो ये चैप्टर का नंबर 5 रहेगा, जिसे आप पार्ट 5 भी कह सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार में हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके थे, खिलजी वंश भी हम पढ़ चुके थे। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश हम लोगों ने आज पढ़ना है। तो इस तुगलक वंश को हमने पढ़ना है, तो आज से ही इस तुगलक वंश की हम लोग शुरुआत करेंगे समझने के क्रम में। लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इससे पहले की कहानी समझते हैं। समझते क्या है मैं आपको याद दिलाता हूँ या रिकैप कराता हूँ। अब देखिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि खिलजी वंश का जो अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसी का संरक्षक बना था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक उस समय पर नायब पद पर भी था। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी एक छोटी उम्र का था और उसका संरक्षण या उसको शासन प्रशासन में किस तरीके से कार्य करना है, उससे संबंधित सारे कार्य गयासुद्दीन तुगलक को दिए गए थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक को एक समय पर ऐसा लगा कि अब मुझे इनके अधीन न रह करके अपना साम्राज्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक तौर पर तो सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ नाम का सुल्तान है। इसी क्रम में गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया, खुद सुल्तान बन गया एक तरह से, आप समझिए। और यहीं से उसने शुरुआत करी तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश की शुरुआत या संस्थापक किसे कहेंगे? गयासुद्दीन तुगलक को। GT, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की अगर पूरी बात करें तो तुगलक वंश का पूरा समय काल आप देखिए 1320 से लेकर के 1412 तक रहा है। तो इसे अगर हम देखें तो लगभग 92 साल के आसपास, 92 वर्ष तक तुगलक वंश ने शासन करा। और आज हम लोग तुगलक वंश से संबंधित जितना भी हमारे सिलेबस में है उन सब बातों को अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो सिलेबस में जो बताई गई हैं बातें, उनको समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक बातों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो बातें आपकी किताब में नहीं दी रहती हैं। तो मैं समय समय पर जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी कुछ बेसिक बातें बताने की, मैं वो भी आपको चैप्टर से रिलेटेड समझाता चलूँगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो तुगलक वंश का संस्थापक बन गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ही एक नाम है गजनी मलिक। तो आप गजनी मलिक कहें या गयासुद्दीन तुगलक कहें, बात एक ही रहेगी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो था, एक समय ऐसा आया कि ये बंगाल की तरफ गया था। अब बंगाल की तरफ गया तो वहां पर ये साम्राज्य विस्तार के तहत ही गया था, मतलब ऐसी समझिए लड़ाई वगैरह करने के लिए, उस जगह को जीतने के लिए, या वहां का कोई मैटर था उसको सॉल्व करने के लिए। जब बंगाल से भाई साहब वापस आते हैं कौन? गयासुद्दीन तुगलक। जब बंगाल से वापस आ रहे थे तो मतलब दिल्ली की ओर वापस आ रहे थे, तो दिल्ली की ओर वापस आ रहे थे तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था
मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। पहले आप ये कहानी की तरह इसको समझे थोड़ा सा। 1325 के ही समय में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से अपने युद्ध के अभियान के तहत जब वापस आ रहा था दिल्ली की ओर, तो इसको आराम करने के लिए कि भाई साहब वहां से लड़ाई कर करके आएंगे और इनके आराम के लिए इनका बेटा जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया और उनको वो गिफ्ट करा। मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको एक लकड़ी का महल गिफ्ट करा जब वह बंगाल अभियान से वापस दिल्ली की ओर आए। लकड़ी का महल गिफ्ट करा तो पिताजी रात को उसमें सो गए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक उसमें सो गए। युद्ध से लौट करके आ रहे थे बंगाल के रास्ते से, काफी थके हुए थे, रात को सो गए थकान मिटाने के लिए। कहानी ऐसी हुई कि आधी रात्रि में उस लकड़ी के महल पर आग लग गई। लकड़ी के महल पर आग लगी और पूरा का पूरा वो लकड़ी का महल जल गया और उसी के साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक की भी मृत्यु हो गई। तो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कहानी मैंने आपको बता दी किस तरीके से हुआ था। बंगाल अभियान से वापस दिल्ली की ओर आ रहे थे और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको एक लकड़ी का महल बना करके एज अ गिफ्ट दिया कि आप इसमें आराम करें, आप युद्ध से थके हारे आ रहे हैं। तो हुआ भी यही, गयासुद्दीन तुगलक उसमें सोए, रात को उस पर लकड़ी में आग लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का कारण कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिताजी की हत्या करी शासन की चाह में, गद्दी की चाह में कि अगला सुल्तान मैं बन जाऊं। ये इतिहासकार कुछ एक मानते हैं। तो यहां पर तक आपने समझा कि किस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद अगला शासक बना उनका बेटा। अगला शासक बना मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, या इसी को आप एक और नाम दे सकते हैं जूना खान। तो नाम आपको याद रखने हैं, नाम कोई सा भी हो, तीनों का मतलब एक ही है। मोहम्मद तुगलक कह लो, मोहम्मद बिन तुगलक कह लो या जूना खान ले लो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात करी जाए तो इनके समय पर जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़े स्तर पर साम्राज्य विस्तार हुआ। मतलब कहा जाए तो अगर दिल्ली सल्तनत फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा भारत का नक्शा है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है, तो लगभग आप मान के चलो दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य फैला। इधर पाकिस्तान वाला एरिया भी कुछ जीता। तो मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए कि दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ, जो एक्सपेंड हुई दिल्ली सल्तनत, पहले इतने से क्षेत्र पर थी, फिर इधर भी जीता, इधर भी जीता, इधर भी जीता, इधर भी जीता, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और उनको साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो ये सर्वाधिक विस्तार जो हुआ दिल्ली सल्तनत का, वो किसके समय में हो रहा है? मोहम्मद तुगलक, एमटी या एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान, इसी के समय पर हो रहा है।
साथ ही साथ अधिकतर क्षेत्रों में यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रत्यक्ष नीति का पालन कराया गया। प्रत्यक्ष नीति का मतलब, सपोज करो मोहम्मद बिन तुगलक इस वाले क्षेत्र को जीता, फॉर एग्जाम्पल जिस समय यहाँ पर जीता तो यहाँ का ऑलरेडी कोई सुल्तान रहा होगा, इस वाले क्षेत्र का कोई सुल्तान रहा होगा, सुल्तान या राजा रहा होगा कोई। तो अब ये राजा क्या करेगा, इस राजा के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये राजा पद से यहाँ से गायब और यहाँ पर भी कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का ही कोई मंत्री या किसी भी अपने अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त करेगा। तो जो डायरेक्ट तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ पर शासन कर रहा है, मतलब अपने ही किसी सेनापति को वहाँ पर बिठा देगा, तो वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट कंट्रोल। दूसरा तरीका ये होता है कि जो यहाँ का राजा था, इस राजा को हटाया नहीं, इस राजा को बोला तुम भाई यहाँ के राजा बने रहो, लेकिन समय समय पर तुम हमें दिल्ली में हमारा जो शासन है हमें टैक्स देते रहना टाइम टू टाइम और हमारे सारे आदेशों का पालन करना। तो ये कहलाई जाती है अप्रत्यक्ष नीति। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रत्यक्ष नीति का पालन करवा रखा था, मतलब जिन भी क्षेत्रों को वो जीत रहा था वो डायरेक्ट अपने अंडर ले रहा था, अपने कंट्रोल में। आई बात समझ में? तो ये सब बातें थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। फटाफट से रिकैप करते हैं, हमने तक पढ़ा क्या। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी में हमने देखा कि 1320 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, सॉरी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था, खिलजी वंश का, इसका संरक्षक के तौर पर था गयासुद्दीन तुगलक, और इस गयासुद्दीन तुगलक ने ही एक दिन इसको मार दिया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को। यहीं से खिलजी वंश की समाप्ति कर दी और तुगलक वंश की शुरुआत कर दी। तुगलक वंश की शुरुआत 1320 से 1412 तक चली, जो लगभग 92 वर्ष का समय रहेगा कुल। इसी क्रम में हमने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक बना, जिसका एक और नाम है गजनी मलिक। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मृत्यु का मैंने कारण बताया, बंगाल अभियान पे या बंगाल में युद्ध करने के लिए जा रहे थे, वहां से वापस आ रहे थे दिल्ली। तो जो इनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिताजी के लिए गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? लकड़ी का महल, एक लकड़ी का महल गिफ्ट दिया। देर रात्रि में इस लकड़ी के महल में लग गई आग, और जलती आग में गयासुद्दीन तुगलक की भी मृत्यु हो गई, और इसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक समाप्त। और अगला सुल्तान कौन बना? मोहम्मद तुगलक के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई कि इन्हीं को कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्हीं का एक और नाम है जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और सर्वाधिक क्षेत्रों में जहां पर उन्होंने विजय हासिल करी थी, जिन क्षेत्रों को मतलब जीता था, वहां पर उन्होंने प्रत्यक्ष नीति के तहत शासन करना प्रारंभ करा। प्रत्यक्ष नीति का भी मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया, ठीक है। तो ये बातें रही शुरुआती दौर पर इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही और बातों को समझते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही मैंने आपको कई नाम बताए, या तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, या मोहम्मद तुगलक होगा, या जूना खान होगा, या इसी में आप एक और नाम देख लें, उलूग खां। उलूग खां बेसिकली एक उपाधि होती है, ये उन लोगों को दी जाती है जो, अगर हम सेना की बात करें तो सबसे ऊपर तो आता है सुल्तान, मतलब जो राजा है, जो टॉप है। इसके बाद अगर कोई आता है सेना में तो वो होता है उलूग खां। उलूग खां एक टाइटल है, एक उपाधि है। तो तुगलक वंश में अगर हम उलूग खां की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है? मोहम्मद तुगलक।
केवल इतना ही याद रखो। आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद तुगलक के अगर हम शासन काल की बात करें कि कब से कब तक उन्होंने रूल करा, कब से कब तक वो सुल्तान बनकर रहे, मतलब कब से कब तक वो राजा की तरह रहे, तो वो समय है 1326 से 1351, लगभग 25-26 साल का शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां या उलूग खां, इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, मतलब बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत टैलेंटेड बंदे थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। मोहम्मद बिन तुगलक को ज्योतिष का ज्ञान था, इतिहास का ज्ञान था, चिकित्सा के ज्ञान रखते थे, संगीत का भी इनको ज्ञान रखा था और भूगोल का भी ज्ञान ये रखते थे और एटसेट्रा, मतलब भाई साहब को बहुत सारा ज्ञान है, ज्योतिष का भी ज्ञान है, इतिहास का भी ज्ञान रखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा का भी ज्ञान है, संगीत कला के क्षेत्र में भी है, भूगोल ज्योग्राफी के बारे में भी जानते हैं। इस प्रकार से और भी कई क्षेत्र की इनको जानकारी थी। इसी आधार पर बताया जाता है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मतलब आज भी अगर आप किसी को देखें और कहें कि भाई साहब को हिस्ट्री भी आती है, इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान है, मेडिकल का भी ज्ञान है, समझ रहे हो, ज्योग्राफी का भी ज्ञान है, तो इसी तरीके का मोहम्मद बिन तुगलक को भी ज्ञान था। इसी आधार पर उनको दिल्ली सल्तनत का एक सर्वाधिक विद्वान के तौर पर कहा गया है। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी भाई साहब लोकप्रिय नहीं बन पाए और कुछ एक गलत फैसले, गलत नियम, गलत पॉलिसीज, गलत नीति भाई साहब ने बना दी। किन्होंने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुछ ऐसे रूल्स बनाए, कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसे नीतियां बनाई जिनके कारण इनकी छवि खराब हुई और इनको कुछ कुछ नामों से बुलाया गया, जैसे कि पागल सुल्तान, विलक्षण जीव, ETC। मतलब अलग अलग तरह से इनकी बुराई करी और इनको गलत सलत कहा, गाली गलौज भी दी बहुतों ने। तो जहां आप लोग देख रहे हैं एक तरफ भाई साहब बहुत विद्वानी हैं, तो वहीं कुछ असफल नीतियों के कारण ये लोगों के बीच में असफल या अलोकप्रिय माने जा रहे हैं, लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इस पर भी हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आगे बढ़कर समझें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। इस बात को हमने अभी थोड़ी देर पहले भी समझा। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार के क्रम में अगर बताया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुल मिलाकर के 23 क्षेत्र इनके अंतर्गत आते थे। इसको आप ऐसे समझो, अगर आज पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से आप समझो किसी ने 23 स्टेट्स जीत लिए। जैसे आप बोलो एक उत्तर प्रदेश जीत लिया किसी ने, राजस्थान भी इसी के अंतर्गत आता है, गुजरात भी इसने जीत लिया, महाराष्ट्र भी इसने जीत लिया, हैदराबाद इसने जीत लिया, झारखंड इसने जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, पंजाब जीत लिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान जीत लिया, कर्नाटका जीत लिया। इस तरह से आप अगर सारे इन स्टेट्स को, इन राज्यों को जोड़ें और बोलें कि 27 क्रम में या 23 क्रम में, तो इतने सारे क्षेत्र भाई साहब ने जीते थे जिनकी कुल संख्या थी 23। इसी आधार पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। ध्यान रहे हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये वंशों के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबके सब किसके अंतर्गत रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अगर सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ है तो किसके समय पर हुआ है? मोहम्मद तुगलक के समय में। मोहम्मद तुगलक के समय पर जो दक्षिण के क्षेत्र थे, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे, वहां पर विद्रोह होने लगे। मतलब लोगों ने सुल्तान के आदेश या सुल्तान की गुलामी करने से एक तरह से मना कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जहां अलाउद्दीन खिलजी था,
खिलजी वंश का, उसने दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को जीता था। और आपको याद हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण क्षेत्रों को जीता था, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन दक्षिण क्षेत्रों को जीता था तो उन्होंने वहां पर अप्रत्यक्ष नीति का पालन करवा रखा था। मतलब डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत नहीं थे। जो वहां के राजा थे वो अपने क्षेत्र पर एज अ राजा ही शासन या रूल किया करते थे, और समय समय पर टैक्स लगान या जिस भी तौर से वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को वो लोग पेमेंट किया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का समय आ रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति देखने को मिली कि अब उन राजाओं ने मना कर दिया, भाई हम किसी भी सुल्तान को टैक्स वैक्स नहीं देंगे, ठीक, और अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित कर दिया, अब हम किसी के अंतर्गत नहीं है। वहां पर क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक करवाया और उन क्षेत्रों को जीता, और वहां पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू करा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूं। साथ ही साथ बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर उन्होंने किन किन क्षेत्रों को जीता। एक तो हमने दक्षिण में ये पढ़ा कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्षेत्रों को जीता, जहां पर पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जीत हासिल करी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद ही कुछ एक जगह ऐसी बन गई दक्षिण क्षेत्र में जिन लोगों ने सुल्तान के अधीन आने से मना कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसी क्रम में फिर वहां मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण करा, उन लोगों को हराया, अपने अधीन करा और वो सब क्षेत्र भी अपने अंतर्गत लाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण की अगर बात करी जाए तो दक्षिण में उसने वारंगल, मालाबार और मदुरै तक जीता था। मदुरै ऐसे समझ लो आप, अगर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है तो लगभग यहाँ पर तक, इतना क्षेत्र तक मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत हासिल करी थी। पर दिल्ली, इधर पर वारंगल, तो लगभग इतना बड़ा क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता हुआ था। साथ ही साथ हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूर्वी भारत में, मतलब इस तरफ वाला भारत जो है, इधर पर उड़ीसा, बंगाल तक क्षेत्र को जीता हुआ था। ठीक, पश्चिम में बात करें, मतलब इस तरफ जिधर ये हमारा आज आप देखेंगे इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र आता है, इधर वाले क्षेत्र तक उन्होंने जीत रखा था। तो ये रही दिल्ली सल्तनत बीच में, यहां से इधर तक जीत रखा है। कहां पर तक, लाहौर, पेशावर तक, लगभग बहुत सा हिस्सा जो आज का पाकिस्तान का है वहां तक। इधर पे आपका वारंगल आ गया, ये भी जीत रखा, इधर ये भी जीत रखा, इधर उड़ीसा, बंगाल वाला क्षेत्र है। तो आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी आधार पर कहा जाता है कि सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। देखो कहां से कहां तक जीत रखा है, ठीक है। तो ये हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक की विजयों के बारे में कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर विजय हासिल करी थी, जीत हासिल करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जाता है कि सर्वाधिक जो विद्रोह हुए हैं वह इन्हीं के समय में हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। साथ ही साथ कुछ आक्रमण भी हुए हैं दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, विद्रोह और आक्रमण। विद्रोह का अर्थ है जो अंतर के ही लोग हैं, मतलब भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब अगर भारत का नक्शा है तो इसी के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, अगर यहीं के कुछ लोग, जैसे यहाँ पर वो दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ साउथ में, दक्षिण में कोई बंदा, कोई राजा मना कर दे तो ये होगी विद्रोह की स्थिति। लेकिन कोई बाहर से आए
कोई दूसरे देश से आकर के इंडिया पर आक्रमण करेगा तो वो ही आक्रमण कहलाया जाएगा। कोई अंदर से कोई विद्रोह कर रहा है तो वो विद्रोह है, मतलब अंदर की तरफ से लड़ाई होगी भारत की सीमा के अंतर्गत का ही कोई बंदा दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है तो वो कहलाएगा विरोध, विद्रोह, और बाहर से जो होते हैं उन्हें कहलाया जाता है आक्रमण। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सर्वाधिक विद्रोह हुए और आक्रमण हुए। विद्रोह में देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया भारत के अंतर्गत ही, तो भारत का दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहीं पर से कुछ लोगों के द्वारा इनका विद्रोह करा गया, इनके साथ लड़ाई वगैरह हुई, इस तरह समझो। इसी क्रम में दक्षिण में एक विजयनगर और एक बहमनी राज्य की स्थापना हुई, मतलब दो नए राज्य बना दिए गए लोगों के द्वारा। विजयनगर एक हिंदू राज्य था और बहमनी एक मुस्लिम राज्य था। तो एक हिंदू राज्य और एक मुस्लिम राज्य की स्थापना, जो कि विजयनगर और बहमनी राज्य से जाने जाते हैं। विजयनगर अलग है, बहमनी अलग है। इन दोनों की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही हुई है। सर्वाधिक विद्रोह की स्थिति में हमने देखा कि दक्षिण भारत के द्वारा ही सर्वाधिक विद्रोह करे गए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और इसी में हमने देखा कि विजयनगर और बहमनी राज्य का भी स्थापना हो रहा है। आक्रमण की बात करी जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो एक प्रमुख आक्रमण रहा वो रहा मंगोलों का आक्रमण, और ये हुआ 1327 ईस्वी में। ये मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तरम शरीन खां के नेतृत्व, मतलब तरम शरीन खां के द्वारा ये आक्रमण किया गया। तरम शरीन खान ने जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक पर आक्रमण करा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके साथ मित्रता की, दोस्त बना लिया उसको, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस मंगोल आक्रमण का जो तरम शरीन खां है उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 5,000 रुपये या 5,000 टंका पैसे दे दिए और उसे वापस भेज दिया कि क्या रखा है लड़ाई में, पैसे तो हम आपको ऐसे ही दे देते हैं। पैसे दे दिए और तरम शरीन खान बिना लड़ाई करे ही वापस चले गए। तो ये कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आइए इसमें आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक अलोकप्रिय शासक। अगर आपने गौर फरमाया हो तो मैंने आपको अभी कहा भी था, एक बात आप याद रखना, ये वाली बात, कुछ असफल नीतियों के कारण इसको पागल सुल्तान, विलक्षण जीव या इसकी निंदा करी गई, इसको बुरा भला कहा गया और लोगों के द्वारा इसको नापसंद किया गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, कुछ असफल नीतियों के कारण। ये कुछ असफल नीतियां क्या हैं? ऐसी कौन सी नीतियां बना दी जो भाई साहब इतने ज्ञानी विद्वानी थे, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान था, इतिहास का ज्ञान था, चिकित्सा का ज्ञान था, संगीत, भूगोल और आदि अन्य प्रकार का ज्ञान था। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी भाई साहब लोगों के बीच में अलोकप्रिय कैसे बन गए? और इन अलोकप्रियता का कारण जो मुख्य था वो कुछ असफल नीतियां थी। तो वो नीतियां क्या थी, आइए उनको देखते हैं। तो यही है, जैसे लिखा है, कुछ असफल नीतियां मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसमें कुल मिलाकर जो आपके सिलेबस में है, आपको ये 4 नीतियां समझनी आवश्यक हैं। इनको ध्यान से समझ लो, परीक्षा में प्रश्न इससे बनने की संभावना सर्वाधिक है। अगर समझ लोगे तो लिखने में आपको, क्योंकि अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो इंग्लिश में आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। बस एक बार आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतीकात्मक मुद्रा, ये क्या थी? प्रतीकात्मक मुद्रा, इसको समझ रहे हैं हम लोग। प्रतीकात्मक मुद्रा
प्रतीकात्मक मुद्रा का मतलब क्या हुआ? देखो, राजा के शासन में या सुल्तान के शासन में चल रहे थे चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के दिल्ली सल्तनत का ये कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश में राजा कौन सा चल रहा है? ये राजा मत लिखना, सुल्तान, मतलब सुल्तान कौन चल रहा है तुगलक वंश है, तो वो चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। शासन चल रहा है और उसमें चल रहे हैं चांदी के सिक्के। दिल्ली सल्तनत का शासन है जिसमें तो तुगलक वंश का शासन है। तुगलक वंश में सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। चांदी के सिक्के चल रहे हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या लगा कि भाई ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा समझो जैसे कि आज ही की कंडीशन को ले लो, आज ही की कंडीशन को ले लो और ऐसा मान के चलो कि हमारी जो करेंसी है, जो हम पैसा या मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, 100 का नोट, 50 का नोट, 2000 के नोट, ये सब कागज के नोट हैं। आप ऐसा समझिए कि वो कागज का नोट नहीं है, वो एक चांदी का सिक्का है। जितने भी कागज हैं उसको आप चांदी का सिक्का समझो। हमारे देश में आज की तारीख में आप ऐसा मान के चलो कि चांदी के सिक्के चलते हैं और उसमें 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए लिखा हुआ है। और सरकार कोई ऐसा फैसला दे दे कि भाई हमारे देश में तो चांदी का सिक्का चल रहा है, लेकिन हुआ क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे विश्व पर चांदी की कमी हो गई है। तो मतलब अब चांदी को बचा के रखो भाई। जिस चीज़ की कमी होती है उसका अगर संचय करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अमीर बनोगे। और सरकार ऐसा कर दे कि चांदी का खर्चा मत करो भाई, उसको संभाल के रखो। और अब आप ऐसे करो, जो चांदी के सिक्के हैं, अब सरकार चांदी के सिक्के नहीं बनाएगी। और अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि पैसा तो सरकार ही छाप रही है, आम आदमी छापता नहीं है। सरकार क्या करेगी, अब चांदी के सिक्के नहीं छापेगी। अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार ने छाप दिए तांबे के या पीतल के सिक्के, और उसको बोल दिया गया कि भाई तुम इसको भी चांदी की तरह ही ट्रीट करो। समझो ये चांदी ही है, भले ये तांबा का सिक्का है, लेकिन इसको उतनी ही वैल्यू दी जाएगी जितनी चांदी के सिक्के को दी जाती है। तो होगा क्या, देश के अंदर तो आप लोग मान लोगे सबके सब, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन अगर आप बाहर या किसी अन्य देश के साथ कोई ट्रेड कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमें इतना चांदी दो, और आप बोलोगे नहीं चांदी नहीं लो जी, तांबा ले लो, तो वो लोग बात मानेंगे? वो तो बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, चांदी अलग है, तांबा अलग है, पीतल अलग है, इसमें हम कैसे मान लें? तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये बात कहीं से स्थिर तौर पर हम इसे नहीं लागू कर सकते। इसी बात को आप और ध्यान से समझें तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का समय आ रहा है, उस समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो गई। अब आप दिल्ली सल्तनत वाले समय पर आ जाए, वो थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा कहानी में आपको समझने के लिए। अब आपको कहानी सही समझ में आएगी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर क्या हुआ, चांदी की कमी हो गई, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर सिक्के चलाए जाते थे, वो होते थे चांदी के। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो रही है, चांदी की कमी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा भाई मैं संभाल के रखता हूँ, मतलब चांदी की कीमत अब बढ़ेगी फिर, और मैं इसके चांदी के सिक्के बना करके बांट रहा हूँ अपने साम्राज्य में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि चांदी के सिक्के को रिप्लेस कर देता हूँ अब किससे, तांबे से। अब चलेंगे तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के, तो अब सरकार की तरफ से तांबे के सिक्के चलाने शुरू कर दिए गए।
पहले चांदी के सिक्के चलाए जाया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो रही है, विश्व स्तर पर चांदी कम पड़ रहा है, तो मैं चांदी की बर्बाद करूं, संभाल के रखता हूं, इसकी कीमत क्योंकि बढ़ जाएगी। जो भी चीज अगर कम है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। समझ रहे आप? लोहा महंगा है कि गोल्ड महंगा है? ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड महंगा है, क्योंकि गोल्ड कम है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोहा अधिक अधिक मात्रा में है। तो सिद्धांत ही वो है, जो चीज कम है उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होगी। तो आप समझ रहे हैं? आलू देखिए किस प्रकार से होता है। आलू आपको हर क्षेत्र में, हर राज्य में मिल ही जाएगा, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू, बादाम, अखरोट, इनकी खेती देखने को मिलती है आपको हर जगह, या ठेली पे सब्जी वाला लेकिन को घूम रहा है, प्रोडक्शन ही कम है उसकी। समझ रहे? तो इसीलिए भाई उसकी कीमत ज्यादा है। तो जो भी चीज कम होती है उसकी कीमत हमेशा ज्यादा ही होती है, ये सिद्धांत होता है। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो रही थी। इसी बात को सोचते हुए भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा, फैसला उनका सही था, फैसला सही था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत खराब थी। तो उन्होंने यही सोच के करा कि भाई मैं सिक्का मतलब चांदी बचाता हूँ और चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के लॉन्च कर देता हूँ। ऐसे ही करा गया सरकार की तरफ से। सरकार मतलब जो शासन कर रहा है, मतलब वही मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से चांदी के जगह पर अब तांबे के सिक्के लॉन्च कर दिए गए, तांबे के सिक्के लॉन्च कर दिए गए। और जनता से ये कहा गया कि आप इसको ऐसा ही माने, ठीक है, इसको ऐसा ही माने कि ये चांदी का सिक्का है। आगे चल करके क्या हुआ? चलो भाई, लोगों ने मान लिया कि तांबे का सिक्का ही चांदी के सिक्के के बराबर है, वही वैल्यू दी गई, उसी तरीके से ट्रेड चल रहा था। लोगों ने क्या करा, घर में नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। चांदी हर एक के पास नहीं होगा घर में, चांदी की कीमत इतनी महंगी है। अगर आप किसी चांदी के सिक्के को बोलो कि ये 100 रुपए का है, उस पर लिख दिया जाए ऊपर 100 रुपए, आप अगर उसके ऊपर नकली तौर पर लिखोगे भी 100 रुपए, लेकिन हकीकत में तो उस चांदी को गला करके कीमत 100 रुपए ही होगी या बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एक तांबे के सिक्के के ऊपर आप 100 रुपए लिखते हैं, तो तांबा तो अगर आप गलाओगे तो जरा सा होता है, बहुत कम, उसकी कीमत ही कम है। तो लोगों ने, हर घर में तांबा पड़ा है, लोगों ने क्या किया, तांबे के सिक्के खुद ही घर में बनाने लग गए, तांबे के सिक्के घर में नकली बनाने लग गए। अब मार्केट में क्या हो गया, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, कुछ सिक्के तो सरकार के द्वारा बनाए गए थे, कुछ सिक्के लोगों के द्वारा बनाए गए जो कि थे नकली। सरकार के द्वारा बनाए गए सिक्कों पर भी कुछ अरबी भाषा में प्लस फारसी भाषा में कुछ बातें लिखी रहती थी। अब सेम टू सेम इस चीज की कॉपी कर ली किन्होंने, नकली सिक्के वालों ने। आलम यह हो गया कि नकली सिक्के में और असली सिक्के में अंतर करना मुश्किल हो गया, दोनों सेम दिखने लग गए, मार्केट में ये चलने लग गए। अब क्या हुआ, पहले तो सिक्का कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब घर ही में लोग पैसा बनाने लग जाएंगे तो कोई मेहनत करके कमाएगा? कोई नहीं कमाएगा, हर कोई घर में बैठ के सिक्के बनाएगा। यही हुआ, नकली सिक्के इतने बने कि बाजार में सिक्कों के भंडार लग गए, मतलब हर आदमी के पास पैसा ही पैसा,
तांबा सस्ता होता है, हर कोई गला करके सिक्का बना दे रहा है और चला रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है। इस ही वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई। मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस राइज, मतलब कीमतों में वृद्धि। अब हर आदमी के पास पैसा है तो क्या हो गया, बाजार में पैसा ज्यादा और सामान कम। पैसा ज्यादा हो गया और वस्तु कम। तो जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक नियम बताया था। तो पैसा ज्यादा हो गया और वस्तु कम, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू किसकी बढ़ जाएगी, जो चीज कम है मतलब वस्तु की। इसको ऐसे समझो, बाजार में समझो, हर बंदे के पास पैसा ही पैसा है और बाजार में प्याज कम है। पैसा हर एक के पास है, सबकी जेब में ठसाठस भरा हुआ है पैसा, और बाजार में प्याज है वो थोड़ा सा रह गया है। तो अगर बाजार वाला बोलेगा 10 रुपए किलो ले लो तो हर कोई लेना आ जाएगा। 20 किलो बोलेगा 20 रुपए किलो तब भी लेंगे। 100 रुपए किलो करेंगे तो शायद से थोड़े कम लोग लेना है। 500 रुपए करेंगे तो और कम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे की कीमत कम होती जा रही है। पैसा कितना सारा देना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि बाजार में पैसा ज्यादा हो गया और वस्तु कम हो गई, क्योंकि पैसा हर आदमी की जेब में आ चुका है नकली सिक्के बना बना के। इस व्यवस्था से, मतलब इस व्यवस्था के कारण जो नकली सिक्के बनने लग गए थे, इसी के कारण बाजार में सिक्कों के भंडार लग गए, जिस कारण मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। सुल्तान को ये बात मालूम पड़ी, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, और उन्होंने ये अपनी जो प्रतीकात्मक मुद्रा वाली नीति है, मुद्रा को वापस ले लिया। कहा भाई ठीक है, बंद करो, ये तांबे के सिक्के नहीं चलेंगे, वापस से अब चांदी के सिक्के ही चलेंगे। अब जब ये वापस करने वाली बात आ गई तो भाई साहब तुमने तो लोगों को चांदी बोल करके तांबे के सिक्के दे रखे हैं, अब इन सिक्कों का क्या होगा जो तुमने ऑलरेडी बांट रखे थे। तो क्या हुआ, अब लोगों ने इसको समझो, ये राजा का दरबार है, ये किंग है, इसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। लाइनें लग गई कि भाई साहब राजा जी जो अपने तांबे के सिक्के दिए थे अब उन सिक्कों को वापस लो। राजा ने कहा भाई बात तो सही है, चलो भाई एक काम करो, सबके सब जितने भी तांबे के सिक्के हैं उनको वापस लाओ और यहाँ से तांबे के सिक्के वापस ले जाओ। ये रहा राजमहल और ये रही जनता। ये लोग गए भाई राजा के पास सिक्के लेकर के। अब इन लोगों में से कुछ लोग असली सिक्के वाले हैं, प्लस इन्हीं में से कुछ लोग नकली सिक्के लेकर के भी आ रखे हैं। कुछ लोग ऐसे असली सिक्के, कुछ लोग ऐसे नकली सिक्के हैं। अब लोग पुराने सिक्के दे रहे हैं, चांदी के बदले पीतल, तांबे के बदले चांदी के सिक्के राजा देने लग गया। अब जो राजा ने लॉन्च करे थे तांबे के सिक्के, उसके बदले चांदी देगा तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर नकलियों वालों को भी चांदी देना पड़ गया।
तो राजा के खजाने से डबल डबल चांदी की बर्बादी। तो क्या हुआ इस सब बात से? राजा को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई साहब सोचे थे प्रतीकात्मक मुद्रा के तहत मैं चांदी का संचय करूंगा, चांदी बचाऊंगा, लेकिन कहानी सारी उल्टी पड़ गई, क्योंकि बहुत से लोगों ने नकली सिक्के भी बनाना शुरू कर दिए थे। इसी कारणवश ये कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रतीकात्मक मुद्रा की नीति थी वो असफल रही, और इस वजह से भी राजकोष को या जो सरकार है उसको बहुत घाटा उठाना पड़ा। तो यही इसकी एक, जो हम पढ़ रहे थे, अलोकप्रिय नीतियां। अलोकप्रिय नीतियों में से एक प्रतीकात्मक मुद्रा थी, जिसमें चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए गए, और इस तांबे के सिक्के को चलाया गया, लेकिन लोगों ने क्या करा, अपने घरों में नकली तांबे के सिक्के बनाना शुरू करे, और बाजार में ऐसी स्थिति आ गई कि नकली तांबे के सिक्कों का या तांबे के सिक्कों का भंडार लग गया, क्योंकि इसमें नकली सिक्के अधिक मात्रा में थे। सुल्तान को यह फैसला वापस लेना पड़ा, और जितने सिक्के उन्होंने तांबे के लोगों को दिए थे उसके बदले चांदी के सिक्के दिए जाने लगे। इसी वापसी के दौरान में कुछ लोगों ने नकली सिक्के जो खुद बनाए थे उसके बदले भी चांदी के सिक्के इकट्ठा कर लिए। मतलब लोग घर में जा रहे, तांबा गला करके सिक्का बना रहे, वो भी लेके राजा के पास, राजा जी तो चांदी दे रहे हैं। राजा को तो ये लग रहा है भाई मैं अपने ही लॉन्च करे हुए सिक्कों को वापस कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में नुकसान। और इसी प्रकार से राजकोष को घाटा, यही भी उनकी जो नीति थी फेल हो गई। ठीक है, तो अलोकप्रिय नीतियां मोहम्मद बिन तुगलक की हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी में अब हमने प्रतीकात्मक मुद्रा पढ़ा। दूसरा पढ़ते हैं राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा कि जो अपनी राजधानी है, ध्यान से समझे, जो उन्होंने अपनी राजधानी है उसको दिल्ली के बदले दिया, दिल्ली राजधानी को हटा करके नई राजधानी बना दी। और नई राजधानी क्या बनाई? नई राजधानी उन्होंने बनाई अपनी देवगिरी। देवगिरी, ये देवगिरी आज कहाँ है? महाराष्ट्र में। बस इतना समझो, भाई साहब ने नई राजधानी बना दी देवगिरी में। अब क्यों बनाई? यहां पर है दिल्ली, ये रहा दिल्ली। सुदूर, यहां से लेकर के यहां तक भाई साहब ने जीत लिया क्षेत्र। ठीक है, इतना क्षेत्र भाई साहब ने जीत लिया। अब उन्होंने सोचा कि भाई हम इसको जीत तो लिया है, लेकिन दिल्ली से सुदूर में शासन कैसे करेंगे। उन्होंने कैसा करते हैं कि इस पूरे एरिया के बीचों बीच कहीं पर एक जगह देखते हैं और यहाँ पर अपनी राजधानी बना देते हैं, ताकि हम आसानी से यहाँ पर शासन कर सके और दोनों क्षेत्र हमारे निकट आ जाए। और इसी के साथ साथ हम एक तरह से उत्तर भारत प्लस दक्षिण भारत का भी एक मिलन कर पाएंगे। उत्तर भारत
इस डॉट वाली लाइन से ऊपर समझ लो और दक्षिण भारत इससे नीचे समझ लो, मोटे मोटे तौर पर। तो भाई साहब ने सोचा ऐसा कर लेते हैं, नई राजधानी बना दी देवगिरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र लगभग कुछ इसी तरीके पर आपका, कुछ इसी जगह पर आपका ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ये जो रेड कलर से दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर राजधानी बना दी, महाराष्ट्र के देवगिरी में राजधानी बना दी। राजधानी बनाने के बाद भाई साहब ने इस जगह का नाम भी चेंज करा। नाम क्या चेंज करा? उन्होंने इसका नाम रखा फिर दौलताबाद। दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन के साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखें काम मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया जैसे उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई। अब नई राजधानी बोलने का फरमान तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इनको बहुत खर्च उठाना पड़ा। क्यों? भाई साहब ने दिल्ली से लेकर के देवगिरी तक भव्य सजावट करी, पूरे रास्ते की सजावट करी, रास्ते भर में विश्राम गृह बनाए। ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, कहाँ रह गया दिल्ली और कहाँ रह गया ये जगह। इधर से इधर आना नक्शे में तो हमें बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो भाई साहब ने एक तो भव्य सजावट कर दी, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने लंबे रास्ते की विश्राम गृह बनाए। लेकिन हुआ क्या, लोगों को या लोगों की शुरू में सहमति नहीं थी। लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे। सुल्तान ने इनको कुछ को पैसे दिए, कुछ को उपहार दिए, लालच दिया कि चलो चलो। लोग चलने को तैयार हुए। दक्षिण में आप सभी को मालूम है कितनी गर्मी पड़ती है। कुछ लोग सफर के दौरान ही मर गए, मृत्यु। नया राजमहल बनवाया, कहाँ? इस देवगिरी में नया राजमहल बनाया, पूरा नया, एक तरह से प्रशासनिक भवन एक तरह से नया बन रहा है। कितना खर्चा लगेगा, समझ रहे हो? तो इस तरह के बेवजह के ये खर्चे हुए। नया राजमहल बना और नई नई इमारतें बनी, नई नई इमारतें बनी। 8 साल बाद जब भाई साहब ने दिल्ली ट्रांसफर कर दी, मतलब दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया देवगिरी में, तो नई राजधानी बनने के 8 साल बाद लोगों का विद्रोह हो गया ज्यादा। लोगों का विद्रोह होने लग गया ज्यादा। मोहम्मद बिन तुगलक इस बात को समझ गए कि भाई अब यहां से काम नहीं चलने वाला। हार झक मार करके ये प्लान भी हो गया फेल। अब भाई साहब दोबारा से वापस कहाँ? दिल्ली। वापस चलो दिल्ली। अब देवगिरी से वापस चलो दिल्ली। तो आप खुद देखिए कि ये बेवजह का ड्रामा इतना करा, इसमें कितना खर्चा हुआ होगा। राजधानी परिवर्तन अगर आप आज भी देखें तो दिल्ली में ही हमारे सारे बड़े बड़े सरकारी केंद्रीय स्तर के विभाग हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप उसको कोई कह दे कि भाई तुम इसको एक काम करो, इसको तुम महाराष्ट्र या कर्नाटक में ट्रांसफर कर दो, जितने भी सरकारी भवन हैं अब ये सब के सब
लोकसभा, राज्यसभा जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, ये हो गया, जितने भी राजभवन हैं, जितने भी बड़े बड़े केंद्रीय स्तर के विभाग है, उन सबको वहां से हटा हटा करके आप कर्नाटका लाओ। कितना खर्चा आएगा, और कुछ समय बाद जब नहीं चला तो वापस दिल्ली जाओ। आप सभी समझ गए होंगे इस बात को। तो ऐसा ही भाई साहब ने करा। उन्होंने जो राजधानी थी वो दिल्ली से हटा करके देवगिरी महाराष्ट्र में करी, और राजधानी परिवर्तन करने के साथ ही उन्होंने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद रखते ही जैसे ये लोगों को ले जाने लगे तो लोगों की पहले मना ही थी, हम नहीं जाएंगे। लालच दिए, प्रलोभन दिए, पैसे का खर्च करा, वो हुआ। ठीक है। साथ ही साथ दक्षिण में जहाँ नई राजधानी बन रही है वहां तक का पूरा रास्ते भर का पूरी साज सजावट हो रही है। सोचो कितना लंबा रास्ता है, पूरी साज सजावट हो रही है, विश्राम गृह बन रहे हैं, खाने पीने के खर्चे, हाथी घोड़े की सेना को ले जाना इधर से उधर, समय कोई गाड़ी थोड़ी है, पैदल चल रहे, कितना पैसा बर्बाद। नया राजमहल भी बना रहे हैं भाई साहब, जहाँ नई राजधानी बन रही है, नई नई इमारतें बन रही हैं, बहुत सी चीजें भी खर्च हुई। लेकिन क्या हुआ कि इस दरमियान बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई, और लोगों ने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं रचते, हमें दिल्ली ही जाना है। परेशान या हार मान करके वापस मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली बनाई। तो एक तरह से बताया जाए तो ये प्लान भी हो गया फेल। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलोकप्रिया मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां। प्रतीकात्मक मुद्रा पढ़ ली, राजधानी परिवर्तन पढ़ ली। ये भी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ करी गई थी? देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये प्लान भी फेल। तभी तो लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। कभी सिक्के चेंज करने के लिए भीड़ लगाओ, कभी कोई राजधानी परिवर्तन करने के लिए चेंज लगाओ। समझ रहे हो बात को? तो ये तो कहानी हुई। तीसरी इसकी अलोकप्रिय नीति थी कराची अभियान। इसको समझते हैं अब। तो अगला है कराची अभियान। कराची अभियान। कराची अभियान क्या था? कराची कहाँ है आज की तारीख में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? कोई पहाड़ी क्षेत्र है। बस इतना समझो। इसकी बहुत इजी कहानी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अभियान करा कि भाई मैं ये कराची वाला क्षेत्र जीतूंगा। ठीक है। तो कराची विजय मतलब कराची जीतने के लिए भाई साहब ने एक अभियान करा। ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, पूरी कहानी की तरह समझा दूंगा। एंड इसी कराची को जीतने के लिए भाई साहब ने 1 लाख मतलब लाख 1 लाख की सेना रखी। मतलब 1 लाख रुपए की नहीं, 1 लाख गिनती में, मतलब 1 सैनिक, 2 सैनिक, 3 सैनिक, 4 सैनिक, ऐसे 1 लाख की सेना रखी। 1 लाख सैनिक को लेकर के पूरी फौज 1 लाख लोगों की थी। 1 लाख रुपए नहीं है, काउंटिंग में अगर आप इंसानों को गिनेंगे तो वो थे 1 लाख। टोटल 1 लाख लोगों को सेना को तैयार करा। समय था सर्दी वाला, या जिसे आप कहते हैं विंटर, ठंड वाला समय था। दिसंबर, जनवरी या फरवरी, इसी के बीच वाला समय। तो क्या करा मोहम्मद बिन तुगलक ने? 1 लाख सैनिकों को लेकर के चल दिए हिमाचल प्रदेश के कराची के ओर। चल रहे थे, क्षेत्र है पहाड़ी, प्लस ठंडा भी हो रहा है। ठंडे में कैसा? मतलब बर्फीला तूफान,
हुआ क्या, रास्ते में, अब सोचो पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत से सिपाही पहाड़ से गिर करके ही मर गए। 1 लाख लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े दर्रों के रास्ते से गिर करके कुछ लोग मर गए और अधिकांश ठंड के कारण मृत्यु। बहुत कड़ाके की ठंड, कड़ाका मतलब कड़क, आदमी जम जाए ऐसी ठंड। तो हुआ क्या रिजल्ट, सेना का भी नुकसान, मतलब सेना का काउंटिंग कम हो गया, प्लस आर्थिक भी नुकसान। आर्थिक मतलब पैसा, इतने लोगों को यहां से वहां ले जाना, पैसा तो खर्च हुआ ही होगा। तो रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट भी फेल। सेना भी कम हो गई, भाई मर गए आधे से ज्यादा, तो ऐसे ही जीत भी नहीं पाए, प्लस आर्थिक नुकसान भी। तो कुल मिलाकर के कराची अभियान भी फेल हो गया। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का, नाम याद रखना। तो भाई साहब हमने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक एक अलोकप्रिय शासक क्यों बनते जा रहे हैं जनता के बीच में, अपनी असफल नीतियों के कारण। ये नीतियां ही तो हैं, ये प्लान ही तो बना रहे हैं जो कोई पास ही नहीं हो पा रहा है। ये HP वाला था, ठंड से मृत्यु, ठीक है। तो ये प्लान का भी रिजल्ट फेलियर। अब भाई साहब की एक और नीति है कृषि विकास नीति, इसको समझते हैं कि इसमें क्या हुआ। कृषि विकास नीति को यहीं पर समझ लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, यहीं पर आ जाएगा ये। अब आप देखो ये जो ऊपर ये इतने नुकसान हो रहे हैं, 1 2 3, प्रतीकात्मक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन और कराची अभियान, इन तीनों में इतना नुकसान हो गया कि इसकी भरपाई के लिए मतलब पैसा ही नहीं है। भरपाई के लिए क्या करा इन्होंने, कर वृद्धि कर दी, मतलब टैक्स में इंक्रीमेंट, टैक्स इंक्रीज। अब भाई ऐसा है, ये पैसे की वसूली तो करनी, इतने खर्चे हो गए, सारे प्लान खराब चले गए, क्या करें, ऐसा करो अब तुम लोग पैसा दोगे हमको। कौन, किसान लोग। इस पर किसानों पर लगा दिया, टैक्स दोगे तुम हमें, जबरन दोगे, मतलब जबरदस्ती दोगे एक्स्ट्रा टैक्स। लोगों ने विरोध भी करा, लेकिन यहां पर भी खराब किस्मत ने मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं छोड़ा। और इस समय क्या गलती हुई कि इस समय पड़ा अकाल, मतलब एक ऐसी स्थिति आ जाती है अकाल में कि भाई खाने के लिए अनाज ही ना बचे, पैदावार ही खत्म, अनाज ही नहीं हो रहा है पैदा, दाने दाने को मोहताज हो जाए लोग। है ही नहीं पैसा, आप लोगों ने मान लो कमा लिया, मार्केट में है ही नहीं सब्जी, क्या खाओगे। सोचो ऐसी स्थिति हो गई थी, इसे बोलते हैं अकाल पड़ जाना। अकाल पड़ गया, कुछ खाने को है ही नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। यहां पर क्या हो गया, अब भाई साहब सुल्तान हैं। तो जब शुरुआती दौर पर अकाल की स्थिति देखी गई तो इन्होंने जबरन टैक्स वसूला, जबरन कर वसूली, मतलब अपने अधिकारियों को बोला जबरदस्ती इनसे टैक्स कलेक्ट करो, अकाल पड़ा है तो क्या हुआ। लेकिन लोगों ने विरोध करा, और जब भाई साहब ने खुद देखा कि अकाल बहुत स्थिति का है, कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो अब यहाँ देखो क्या करा गया भाई साहब के द्वारा। अब इन्होंने कहा कृषि में सुधार के लिए कुछ काम करा जाए, ले लेंगे पैसे, पहले इनका देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं कृषि में सुधार के लिए, किसान लोगों की मदद। तो भाई साहब ने यहाँ पर कृषि ऋण देना शुरू कर दिया। कृषि ऋण मतलब एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, लो भाई लोन,
करो तुम यहाँ पर कृषि, मतलब किसानों वाले काम, सब्जी बो, अनाज बो, और इसके लिए ऋण दिया गया। इस ऋण से तुम अपने बैल खरीदो, खेतों को जोतो, अनाज लो अपने पशुओं के लिए, जो भी खर्चे लगते हैं खेती से संबंधित, उन सब के लिए ऋण दिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, भाई साहब पहले ही 1 2 3 प्लान से टूट चुके हैं, पैसा है नहीं। किसानों से सोचा था कि टैक्स कलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, टैक्स बढ़ा देता हूँ, लेकिन यहाँ तो पड़ गया अकाल। अकाल के कारण क्या हो गया, कृषि सुधार के लिए ऋण देना पड़ा, तो उल्टा पड़ गई बाजी, पैसा लेने के बदले पैसा देना पड़ गया, देना पड़ गया। किसको, एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसी कृषि विकास के लिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना करी जिसका नाम रखा गया दीवान ए अमीर। और दीवान ए अमीर कहा गया, लेकिन आपकी पुस्तक में से लिखा हुआ है दीवान ए कोही। तो भाई आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी लिखें, लेकिन अगर आप तो वैसे एनआईओएस के स्टूडेंट है तो भाई आप बुक में जो पब्लिश है उसी को लिखें, ठीक है। तो दीवान ए कोही नाम कर का एक कृषि सुधार के लिए एक विभाग बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम दीवान ए आमिर या दीवान ए कोही रखा गया। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसे देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई किस तरह से पूरी कहानी जो है वो एक तरह से इनके पक्ष में ना हो करके इनके विपरीत दिशा में जा रही है। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान या जूना खान या उलूग खान, ठीक है। प्रतीकात्मक मुद्रा, चांदी के सिक्के के बदले तांबे के सिक्के चलाए, सोचा था कि चांदी का संचय करूंगा, बचाऊंगा, कहानी उल्टी पड़ गई, लोगों ने नकली सिक्के घर में ही बनाना शुरू कर दिए। और जब राजा ने ये वापस ली अपना जो उनका ये नीति था, तो लोगों ने असली सिक्के के साथ साथ नकली तांबे के सिक्के, मतलब जो राजा ने सिक्के दिए थे मार्केट में वो तो चलो उसके बदले तो चांदी दिया, बात एक है, लोगों ने नकली चांदी के सिक्के बना करके भी खूब चांदी की कमाई करी। एक बात, राजधानी परिवर्तित कर दी दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र में, बहुत खर्चा करा नई राजधानी बनाने में भी, रास्ते में भी स्वागत के लिए कई चीजों का निर्माण करा गया, नई जगह पर नए नए प्रशासनिक भवन, राजभवन इनका निर्माण किया गया, लेकिन वो भी प्लान गया फेल, वापस दिल्ली ही आना पड़ा। उसके बाद कराची अभियान करा, हिमाचल प्रदेश वाला, जहाँ कड़ाके की ठंड थी और भाई साहब 1 लाख की संख्या में सेना लेकर के चल दिए, और भारी ठंड और क्लाइमेट ऐसा था कि सिपाही सारे ठंड से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कराची अभियान के बाद हमने देखा कृषि विकास नीति। कृषि विकास नीति का हमने पृष्ठभूमि समझा कि भाई साहब ने पहले सोचा कि इतना खर्चा हो गया है, अब ऐसा करता हूँ मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ, टैक्स के थ्रू सारी जो अपने खर्चे हो रखे हैं मेरे अभी तक, इन सब की भरपाई कर पाऊंगा। यहाँ पर भी हालात इनके फेवर में नहीं रहे, और क्या हुआ, भारी अकाल पड़ा, जिसके कारण पूरा का पूरा त्रासी, और यहाँ पैसे लेने की बजाय भाई साहब को देना पड़ गया, कृषि ऋण देना पड़ गया। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, आप समझिए कि जहां पैसा लेने की सोच थी तो राजकोष से और पैसे की बर्बादी, और इसीलिए उसमें उन्होंने एक यहाँ पर कृषि सुधार से संबंधित एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए आमिर या दीवान ए कोही। तो ये सब बातों को समझ करके हम ये कह सकते हैं कि प्लान उनके ठीक ही थे, मोहम्मद बिन तुगलक के, एक तरह से कोई गलत नहीं थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दी, है ना, किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका। और अच्छे से अच्छे निर्णय होने के बावजूद भी, जहां देखिए कि इतने विद्वान थे, इतने सारे विषयों का ज्ञान था मोहम्मद बिन तुगलक को, उसके बावजूद उनके साथ जो उनके प्लान थे या उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, और धीरे धीरे करके वह एक अलोकप्रिय शासक के तौर पर जाने लगे, और उसी के लिए लोगों ने उनको पागल सम्राट या
पागल सुल्तान की संज्ञा दी। तो ये सब बातें हमने आज देखी, किसके बारे में, तुगलक वंश की शुरुआत करी थी हमने, और इसी में हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक फिरोज शाह तुगलक आएगा और लगभग उसी के साथ ही तुगलक वंश यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, आप लोगों को ये पूरा समझा दिया। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो कहानी रह गई है उसको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।